नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंसशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कवर करने वाले हैं दो चीज़ों के बीच में, पीपीएफ एंड ईएलएसएस। पीपीएफ क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ऐसा होगा जिसने पीपीएफ में शुरुआत ना की हो, इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू ना की हो, क्योंकि बहुत ही सेफ़ मीडियम रहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मगर ईएलएसएस क्या होता है? ईएलएसएस भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। इसमें क्या है? इसमें भी दो एडवांटेजेस हैं। पहला कि आपको म्यूचुअल फंड जैसी रिटर्न मिलेगी, और दूसरा कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम साइड बाय साइड दोनों जन को कंपेयर करेंगे, दोनों इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को कवर करेंगे। फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको दोनों में पैसा लगाना है या सिर्फ किसी एक में पैसा लगाना है। रिस्क, रिवॉर्ड, सब कुछ आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे सिंपल भाषा में लिख के एक एक पॉइंट कवर करेंगे, जिससे आपको चूज़ करने में आसानी हो कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और क्या आप इन दोनों में से दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। सबसे पहला जो डिफरेंस पीपीएफ और ईएलएसएस में है वो है इंटरेस्ट रेट का। पीपीएफ में जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1%। अभी पीपीएफ में जो आपको इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है वो 7% जितना अवेलेबल है, मतलब इतना इंटरेस्ट आपको साल में मिल जाता है। वहीं पे ईएलएसएस अब एक टाइप का म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता होगा एक साल में, सीएजीआर क्या रहती होगी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैं दो म्यूचुअल फंड्स आपके सामने लिख रही हूँ। एक का नाम है कैनरा रिबेको। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि आपको बस एक कंपैरिजन वाली वीडियो है, आपको डिटेल में मैं म्यूचुअल फंड की डिटेल्स नहीं दे रही हूँ, तो एक बस एक रेफरेंस पर्पस के लिए। कैनरा रिबेको इक्विटी टैक्सेबल फंड जो है, इसकी 5 साल के जो सीएजीआर है वो है 20% के। और दूसरा म्यूचुअल फंड जो है, एक और मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, मिराई एसेट टैक्स फंड। ये भी एक ईएलएसएस टाइप का म्यूचुअल फंड है। इसके भी 5 साल के जो रिटर्न्स है वो 19.83% है। यानी कि मैंने आपको दो म्यूचुअल फंड ऐसे दिए हैं ईएलएसएस स्कीम में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंदर, जहाँ पे आपको आराम से 20% का गेन आपको मिल रहा है। पहला डिफरेंस आपने खुद ही देख लिया है कि ईएलएसएस स्कीम में आपको जो इंटरेस्ट रेट नहीं होता, यहाँ पे सीएजीआर होते हैं, क्योंकि आपका पैसा मार्केट में लग रहा है, तो 20% आपने गेन कमाया। और पीपीएफ में आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि एक कंसिस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको हर साल, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, 7% एकदम आपको हर साल मिलता रहेगा। दूसरा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती कैसे है? पीपीएफ में आपका जो इंटरेस्ट हर महीने कैलकुलेट होता है, यानी कि हर दिन नहीं, आपका पैसा हर दिन किस लेवल पे वो नहीं देखते, हर महीने किस लेवल पे, एवरी मंथली कैलकुलेशन होती है, और फिर साल के एंड में जाके आपको वो इंटरेस्ट वो दे देते हैं 7% के हिसाब से। यानी महीने महीने कैलकुलेशन करेंगे और एक साल में जो भी इकट्ठा हुआ इंटरेस्ट आपका एंड में दे देंगे। वहीं पे ईएलएसएस में क्या होता है? तो यहाँ कैलकुलेशन कैसे हुई? मंथली बेसिस पे हुई, और आपको साल के एंड में 7% के हिसाब से दे दिया। और ईएलएसएस स्कीम में क्या हुआ? ईएलएसएस में आपकी डेली, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, आपको पता है डेली कैलकुलेशन होती है, डेली रिटर्न्स आपको बताए जाते हैं इस हिसाब से। तो दोनों में आपको दूसरा डिफरेंस ही पता चल गया, एक का डेली है, एक का मंथली एंड ईयरली है। अच्छा, फिर जो भी आपको सीएजीआर मिली होगी वो आपको वहाँ पे आपको दिख जाएगी कि आपने कितने पैसे कमा लिए हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है लॉक इन पीरियड का। यहाँ पे 15 साल 15 इयर्स का लॉक इन होता है। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टेड हैं, आपको पता होगा कि 15 साल से पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। ये मैं परमानेंट वाले की बात कर रही हूँ। आप 15 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टेड हैं। अच्छा, ईएलएसएस स्कीम में क्या होता है कि आप 3 इयर्स के लिए, यहाँ पे 3 सालों के लिए आपका
लॉक इन रहता है। इसका मतलब जो आपने पहली SIP इस फंड के अंदर डाली होगी वो पहली SIP 3 साल के लिए लॉक हो गई, फिर जो नेक्स्ट SIP डाली उसका टाइम पीरियड वहाँ से 3 साल आगे का शुरू हो जाता है। तो 3 साल के लिए आपका पैसा जो है वो लॉक्ड रहता है अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हैं तो। इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन हो गई, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात हो गई, लॉक इन पीरियड भी दोनों का डिस्कस कर लिया। अच्छा, एग्ज़िट लोड, एग्ज़िट लोड क्या यहाँ पे है? PPF में नहीं, PPF में कोई एग्ज़िट लोड नहीं होता है और ELS स्कीम में भी एग्ज़िट लोड नहीं रहता है। एक्सपेंस रेशो, क्या एक्सपेंस रेशो जैसे आपने देखा ये एक्सपेंस रेशो कितना हैवी रहता है कोई म्यूचुअल फंड में, तो क्या PPF में कोई एक्सपेंस रेशो होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या यहाँ कोई एक्सपेंस रेशो होता है? यहाँ भी नहीं है। अच्छा, टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट, क्या यहाँ पे कोई टैक्स बेनिफिट है? जी, आपको पता ही होगा कि 80C जो है, अंडर सेक्शन 80C जहाँ पे आपको मैक्सिमम 1,50,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है इनकम टैक्स पे। ELSS का भी सेम टू सेम फ़ायदा है, यहाँ भी 80C के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ एट पार चल रहे हैं। अच्छा, टैक्सेस, क्या जब आप फाइनली रिडीम करेंगे तो क्या आपको PPF पे कोई टैक्स देना पड़ता है? आंसर इज़ नो, आपको कोई टैक्स फाइनल अमाउंट पे नहीं देना पड़ता है। पर क्या आपको ELSS में देना पड़ेगा? जी हाँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन, अगर आपने लॉन्ग टर्म में इसको रिडीम किया, जो कि करेंगे क्योंकि 3 साल का आपका लॉक इन है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा टैक्स, जो कि है 10%, और 1 लाख रुपए जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, उसके ओवर एंड अबव जो जाएगा उस पर 10% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। सो ये टैक्सेबल है, ये नॉन टैक्सेबल है। बेनिफिट्स आपको 80C के दोनों जगह मिल रहे हैं। एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड कहीं भी नहीं है। लॉक इन आपको डिफरेंट दिख रहा है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट और CAGR दोनों के डिफरेंट हैं। अब हम सीखते हैं इसको एग्जाम्पल की मदद से कि अगर मैंने पैसा PPF में लगाया तो मेरा कितना पैसा बनेगा, और अगर मैंने ELSS में लगाया तो मेरा पैसा कितना बनेगा, क्योंकि उसी से हमें समझ में आता है कि हमारा पैसा कितना बनेगा। ये तो बहुत फैक्ट्स हो गए, लेकिन इस फैक्ट को एक एग्जाम्पल से समझेंगे, मनी वाइज कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर मैं दोनों स्कीम में पैसा लगाती हूँ बराबर तो मेरा पैसा कितना बन सकता है। सो अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने 10,000 रुपीज़ पर मंथ मैंने PPF में लगाना है, अगर मैंने अज्यूम कर लिया 10,000 प्रति महीना मैंने इस स्कीम में लगाना है, टाइम मैं मान के चल रही हूँ 15 साल, क्योंकि इतना लॉक इन है मिनिमम, तो यही मैंने टाइम ले लिया, तो मेरा अमाउंट हो जाएगा 18 लाख रुपीज़, यानी कि 18 लाख रुपए मैंने PPF में लगा दिया है। अब मेरी फाइनल अमाउंट कितनी निकल के आएगी, यानी कि जब 15 साल बाद मैं उसको रिडीम करूँगी तो मेरा फाइनल अमाउंट कितना होगा? फाइनल अमाउंट होगा मेरा 32 लाख रुपीज़ का। क्या ये टैक्सेबल होगा? नहीं, ये टैक्सेबल नहीं होगा, यानी कि 32 लाख जिस दिन मैं रिडीम करूँगी सारा का सारा पैसा मेरा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैंने ELSS में पैसा लगाया तो मेरा पैसा कितना बन जाएगा रिडीम करने वाले दिन? सो मान के चल रहे हैं कि मैंने 10,000 रुपीज़ की SIP शुरू की इस फंड के अंदर, 15 साल मैंने पैसा लगाया तो मैंने वही 18 लाख रुपीज़ मेरे बने। जितना मैंने PPF में लगाया था उतना ही मैंने ELSS स्कीम में सेम टू सेम अमाउंट लगाया है। मेरा फाइनल अमाउंट इस रिटर्न के हिसाब से कितना हो जाएगा? मेरा फाइनल अमाउंट हो जाएगा 61 लाख रुपीज़। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों स्कीम्स में यहाँ पे मुझे डबल मिल रहा है, यहाँ पे मुझे कम मिल रहा है, मगर अभी थोड़ा सा डिडक्शन बाकी है क्योंकि ये टैक्सेबल होता है, तो वो हम हटा देंगे। अब मैं कैपिटल गेन अपना कैलकुलेट करूँगी। अगर मुझे 61 लाख मिले रिडेम्पशन के दिन, उसमें से 18 लाख तो मेरा खुद का पैसा था, उस पर तो कैपिटल गेन लगेगा नहीं, तो मेरा पैसा हो जाएगा 43 लाख्स, इस पे कैपिटल गेन लगेगा। अब 43 लाख जो हैं, इस पैसे पे अगर मैं कितना लगाऊंगी 10%, क्योंकि इसमें मुझे 1 लाख रुपए भी माइनस करने हैं, क्योंकि मेरे को 1 लाख रुपए जो है वो एग्जेम्प्ट हैं, तो वो मेरा 42 लाख्स बन गया। अब इस पे मैं अगर 42 लाख्स पे अगर मैं 10% के हिसाब से कैपिटल गेन लगाऊं तो मेरा वो 4.2 लाख्स बना,
एंड फाइनली मेरी जो अमाउंट आ रही है टैक्सेबल अमाउंट, वो निकल के आ रही है 57 लाख रुपीज़। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई है। मैंने 10,000 की SIP ली, 15 सालों के लिए SIP कंटिन्यू की, 18 लाख रुपए मेरे हो गए लगाए हुए। अब फाइनल अमाउंट मेरा निकल के आ रहा है, जब मुझे CAGR इस हिसाब से मिले तो मेरा कैपिटल गेन जो फाइनल अमाउंट निकल के आ रहा है वो 61 लाख रुपीज़ है। मगर क्योंकि ELSS स्कीम इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल होती है, इसीलिए इस पर मैंने कैपिटल गेन निकाल दिया है। 61 लाख मुझे मिला, 18 लाख मेरा खुद का पैसा था, तो मेरे पास 43 लाख रुपीज़ का गेन है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट पे टैक्स लगता है क्योंकि 1 लाख रुपए जो है वो एग्जेम्प्ट होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो मेरा पैसा बना 42 लाख रुपीज़। अब 42 लाख रुपीज़ को मैं 10% के हिसाब से टैक्स करूँगी 4.2 लाख रुपीज़, और 4.2 लाख को अगर मैंने अपने अमाउंट से माइनस किया, 61 लाख से माइनस किया, तो मेरे पास बच के आ रहा है 57 लाख रुपीज़। यानी कि दोनों जो मेरे पास स्कीम्स हैं, एक जगह मुझे 32 लाख रुपीज़ मिले और दूसरी जगह मुझे मिले 57 लाख रुपीज़। तो आप दोनों स्कीम्स के अंदर एक डिफरेंस देख सकते हैं कि आफ्टर पेइंग टैक्सेस ऑल्सो ELSS स्कीम में आपका ज़्यादा पैसा बन रहा है, और PPF में सेफ्टी तो बहुत है, टैक्सेबल भी एंड में नहीं है, मगर क्योंकि इसकी रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है इसीलिए इसमें पैसा ज़्यादा नहीं बनता है। FDs एंड PPF में मैं ये नहीं कह रही कि आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम रहता है। सेफ्टी नाम की भी कोई चीज़ होती है जो बहुत लोगों के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट होती है, तो अगर आप वो करना चाहते हैं बेशक आप कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस कम है आप वो ही करना, अगर आपको करने का मन है वो करें, मगर इन्फ्लेशन बीट करनी है तो PPF एंड FD इज़ नॉट द वे टू गो। अगर आपको पैसा बढ़ाना है, कल को इसी पैसे से ज़्यादा चीज़ें खरीदनी है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, महंगाई को बीट करना है, अपनी लाइफस्टाइल को और अपग्रेड करना है, तो आपको एक डिफरेंट स्कीम में जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप ELSS उठा के ले लें। ELSS के खाली प्रोज एंड कॉन्स मैंने दिए कि हाँ एक बुरी बात यह है कि लॉक इन बहुत लंबा है, मगर दूसरी चीज़ ये भी है कि रिटर्न्स अच्छे हैं। मगर इससे बेहतर म्यूचुअल फंड्स भी आपको मिलते हैं, आप डायरेक्टली स्टॉक्स में लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए FNO ट्रेडिंग भी करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं। तो बस सबका अलग अलग स्टाइल है, अपना अपना तरीका है खरीदने का। मैं कुछ भी प्रमोट यहाँ करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस एक सिंपल एजुकेशनल वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि 15 साल बाद किसी एक इंसान के पास 32 लाख रुपीज़ आते अगर वो सिर्फ PPF में जाता, और कोई दूसरा इंसान जिसने यहाँ इन्वेस्टमेंट की होती, म्यूचुअल फंड्स लिए होते और एक बेसिक सा रिटर्न भी कमाया होता, तो भी उसके पास 57 लाख रुपीज़ बन जाते। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो कि ये सिर्फ एजुकेशन के लिए था, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। आप जो कर रहे हैं आपकी मर्ज़ी है, आपने सोच समझ के ही किया होगा, अपनी रिसर्च बेस्ड किया होगा। आपके पास अगर बहुत सारा कैपिटल है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप ELSS में जाएँ, PPF में जाएँ, आप FD में जाएँ, आप जो चीज़ करना चाहते हैं आप वो करें। मगर अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, लिमिटेड पैसा है, तो थोड़ा रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप बेटर रिटर्न्स चाहते हैं फॉर द फ्यूचर। मगर मर्ज़ी आपकी है, आप जो करें, आप इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार कंसल्ट करें बिफोर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टिंग जर्नी। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।